हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश कुमार साना। नेक्स्ट हमने आपको पहले पढ़ाया था हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री को जानने के स्रोत बताए थे हमने आपको, इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत थे। तो आज हम देखेंगे पुरातत्व के बारे में, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें पुरातत्व के बारे में पढ़ लेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पुरातत्व मतलब होता है आर्कियोलॉजी, यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले जान लेंगे पुरातत्व का उदय कैसे हुआ, कैसे ये नई विधा जो है, नया विज्ञान कैसे आया। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा, ब्रिटिश काल में जाना पड़ेगा कि जब आपको रेल की व्यवस्था हुई थी, जब रेल की फाउंडिंग डाली जा रही थी इंडिया में, तो उस समय आपको मालूम होगा कि रे है तो रे से होता है रेल व्यवस्था, और ये 1853 में भारत में लॉन्च की गई थी लाल डलहौजी के द्वारा, ठीक है ना। शायद आपने ट्रिकी मैम को अगर धोखे से सुना हो तो उन्होंने इस बात की चर्चा करी थी, ठीक है। तो देख लेंगे 1853 में जब रेल व्यवस्था डाली गई थी, तो रेल जो थी एक्चुअली रेल उस समय जो इनका रेल डालने का उद्देश्य था तो माल को इधर उधर करना था, ठीक है। तो रेल सिटी के अंदर जाती नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया था, सिटी के किनारे किनारे से, जहां पर सिटी नहीं है तो किनारे से रेल पटरियां बिछाना शुरू करी गई थी। तो जब रेल पटरियां बिछाना शुरू की गई तो उसी में रेल का जो प्लेटफॉर्म होता है, मालूम होगा आपको, ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। तो अगल बगल से मट्टी खोदी गई कि अगल बगल से मट्टी खोद दो, जंगल है, अगल बगल से मट्टी खोद दो, प्लेटफॉर्म ऊंचा बना दो, उसमें पटरी बिछा दो। तो जब अगल बगल से मट्टी खोदी गई तो उसमें कई चीजें निकलने लगी, जैसे बर्तन निकलने लगे, कुछ सामान निकलने लगे, दीवार के ईंटे निकलने लगे, लगा ऐसे दीवार खोदी गई है, यहाँ कहीं नींव पड़ी हुई है, ऐसी चीजें मिलने लगी। स्केलेटन मिलने लगे, स्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र, मानव के कंकाल तंत्र मिलने लगे, जीव जंतुओं के कंकाल तंत्र मिलने लगे। जब ये मिलने लगे तो उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहाँ खुदाई रुकवाई। ये डलहौजी के समय की बात है, क्योंकि डलहौजी को माना जाता है हमारे यहाँ इतिहास में कि डलहौजी ने रेल व्यवस्था भारत में लॉन्च की थी। तो उसने क्या किया, वहां पर खुदाई रुकवाकर ब्रिटेन से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भारत कॉल किया, बुलाया, और कहा कि ये जो खुदाई में चीजें मिल रही हैं इनका अन्वेषण करो, देखो ये क्या है। तो यहां से एक प्रश्न आपका ये बनता है जो परीक्षा में कि पुरातत्व विभाग की स्थापना, ऐसे लिख लेंगे, पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 1861, ये वो पूछ रहा था कि 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 1861 में पहले पुरातत्व यहाँ बुलाया गया, सामान मिला, तो यहीं पर इंडिया में क्या की, इसकी स्थापना कर दी, एक डिपार्टमेंट यही बना दिया गया इंडिया में। और कि मतलब इस डिपार्टमेंट बना दिया गया और वहाँ अधिकारी अपॉइंट कर दिए गए, और फिर उन्होंने को कहा गया कि आप जो है पास के जो चीजें मिल रही हैं वो सीधे इंडिया में रहेंगी, इंडिया में उसका अन्वेषण किया जाएगा। अब इसके लिए उसे ब्रिटेन ले जाने की जरूरत नहीं थी। इसकी सुविधा के लिए यहाँ पर 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अब इसी से खुदाई से जब कई चीजें मिलती गई, ये वहां से प्रक्रिया चालू हुई, चलती रही, फिर डलहौजी चला गया और गवर्नर आए, फिर वो चले गए, फिर और ये सतत प्रयास चलता रहा और ये भी काम चलता रहा। तो इसमें बड़ा लंबा पीरियड गुजर गया, ठीक है ना। कुछ चूंकि आंदोलन वगैरह भी हो रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आंदोलन को भी दबाने में जुटी रहती थी, तो ये शायद के जो कार्य हैं ये कम हो पाते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कस्बे की चाल से चल रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ कि 1921 में ये चलते चलते व्यवस्था यहां तक आई। 1921 में ये पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया, ये पूछा जाता है हड़प्पा की खोज कब हुई। तो हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, मतलब ये यहाँ से प्रक्रिया चालती हुई लगभग आप मान लीजिए कि 100 साल के बराबर हो गए, 80 साल करीब बराबर हो गए, 40 इधर 20 इधर, 60 साल करीब हो गए खुदाई होते होते। तो ये प्रक्रिया यहाँ चली। तो 1921 में हड़प्पा नामक एक स्थल खोजा गया। तो ये पहला स्थल जो खोजा गया वो भी हड़प्पा ही कहा जाता है। अब हम एंशिएंट काल में हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के हड़प्पा, चूंकि पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था, इसलिए उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, जो मैं पिछले बता चुका हूँ। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था प्राचीन में, वहाँ यह आता है, ठीक है ना। फिर इसी के बाद ये प्रक्रिया तेज हो गई। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो
ये स्थल खोजा गया, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो स्थल खोजा गया। मोहनजोदड़ो को इंग्लिश में मोहनजोदारो बोलते हैं, मोहनजोदारो, ठीक है ना। पिक्चर भी आपने देखी होगी मोहनजोदारो, ठीक है ना। अब वो पिक्चर जो है उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं, उसमें नाम को तोड़ दिया है, मोहनजोदारो ऐसे तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो लगभग यही है मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये सेकंड स्थल खोजा गया 1922 में। ये इसके खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी। ये श्रेय जाता है राखल दास बनर्जी को, राखल दास बनर्जी ने खोजा था, ठीक है ना। और ये बाकी इसके बारे में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, तो उसमें सब बताया जाएगा कि कहाँ पर स्थित था, क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, बहुत सी बातें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अभी केवल पुरातत्व विभाग की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए पुरातत्व विभाग में ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। इस तरह बहुत से स्थल खोजे गए जो आज हैं, ठीक है। तो पुरातत्व के बारे में ये पढ़ना कि ये पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी। और जो खुदाई में जो सामान मिले उनके अन्वेषण से पता चला हड़प्पा नामक एक स्थल था जिसकी खोज 1921 में की गई। और फिर दूसरा स्थल खोजा गया 1922 में मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ये इसके राखलदास बनर्जी थे। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा स्थल भी ये माना जाता है, मोहनजोदड़ो को मानाता है, बड़ा स्थल मानाता है। ये दोनों एक दूसरे की राजधानी भी कहा जाता है। इस तरह बहुत से फैक्ट हैं, ये फैक्चुअल बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की राजधानी कहे जाते हैं। हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदड़ो थी, मोहनजोदड़ो राजधानी हड़प्पा थी। ये दोनों बातें मिलती हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन को याद है तो आप उसको समझ लीजिएगा, यही है, दोनों एक दूसरे के उल्टे बोले जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है, हमने आपको बताया था लास्ट है, जो अभिलेख आता है। अभिलेख इसको बोलते हैं एपिग्राफ, इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफ, अभिलेख, ठीक है ना। इसको भी कई नामों से जाना जाता है। एक तो एक कॉमन नाम लेके अभिलेख, इसी को बोला जाता है स्तंभ लेख भी कहा जाता है। स्तंभ लेख इसको बोलते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, इंग्लिश में बोलते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। स्तंभ लेख, इसी को ये भी बोला जाता है शिलालेख। ये सारी चीजें राउंड फिगर में एक ही हैं। शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर और लेख माने लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो अभिलेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, ये सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है ना। स्तंभ भी पिलर ही होता है। पिलर मतलब होता है जो हम लोग पिलर बनाते हैं, जिसे देखा होगा आपने, मकान बनता है तो पिलर बना जाते हैं, उस पे मकान को टिकाता है, 4 पिलर बना के छत उसी पे टिकाई जाती है। तो जैसे मंदिरों में देखा होगा बीच में ऐसे पिलर बना होता है गोल गोल, ठीक। तो उस गोल गोल पिलर पे आपने देखा होगा मंदिरों में कोई वो हो सकता है हनुमान चालीसा लिखी है चारों तरफ से, ठीक है ना, या कोई आरती लिखी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखा होता है। ऐसे ही ये भी स्तंभ होते थे, पत्थर के होते थे और इनमें गोदा था। इंस्क्रिप्शन माने कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन था कि इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि खोद के लिखना, ठीक है ना। यानी कि जब किसी को ठोक के लिखा जाता है तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसको राइटिंग नहीं बोलते। जैसे हम लोग पेन से लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम इंस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। हम ये मार्कर चला रहे हैं तो इंस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, हम खोद नहीं रहे हैं, हम इसको स्मूथली चला रहे हैं, तो हम राइट कर रहे हैं। तो यहाँ राइट नहीं बोलेंगे, सब दोनों मतलब वही लिखना, इंस्क्रिप्शन माने भी लिखना होता है, राइट माने भी लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे प्रारंभकर्ता, यानी अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने की, अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने की। तो ये सबसे पहले हमें अभिलेख मिला है सिकंदर, इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर सिकंदर, ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में अलेक्जेंडर सिकंदर, ठीक है ना। तो सिकंदर के सबसे पहले अभिलेख मिलते हैं। ये यूनान से आया था, ठीक है ना। जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा तो सिकंदर बारे में चर्चाएं होंगी। फिलहाल यहाँ पर इतना आप जाने कि जो पहला अभिलेख मिला है, जो सबसे पहला विश्व का सबसे पुराना, वो अभिलेख सिकंदर के थे। ये यूनान से आया था, तो ये यूनान से आया था, तो ये विश्व विजय करने के उद्देश्य से निकला था यूनान से। और इसका गुरु अरस्तु था, मास्टर ऑफ सिकंदर वह अरस्तु,
इसका गुरु अरस्तु था, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो अरस्तु से इसने कहा था मैं विश्व विजय करना चाहता हूं, लेकिन अरस्तु ने इसके लिए मना कर दिया था कि आप विश्व विजय नहीं कर पाओगे। खैर डजंट मैटर, वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ देखते हैं सिकंदर। तो सिकंदर ने अपनी जो विजय की, जहां जहां जीतता गया, जो जो करता गया, तो ये वहां पर पत्थरों पर लिखाता हुआ आया, ठीक है ना। इसके बाद सिकंदर चला गया, ठीक है। तो भारत के जो बाहरी क्षेत्र के कई राज्य थे उनको एकीकरण करने का श्रेय भी सिकंदर को है, क्योंकि तो सबको जीत लिया था, सबको जीत के एक कर दिया था। तो भारत का एकीकरण करने का जो श्रेय है वो भी सिकंदर को जाता है, ठीक है। अब सिकंदर ने जब ये लिखा, फिर चला गया सिकंदर, और सिकंदर चला गया तो इसके बाद भारत में भी किसी ने काम नहीं किया। जो पहला बंदा आया जिसने ये काम शुरू किया वो था अशोक। भारत में सबसे पहले अभिलेख अशोक द्वारा लिखाए गए। भारत में सबसे पहले अभिलेख जो हैं वो अशोक द्वारा लिखवाए गए। अशोक द ग्रेट आपने सुना होगा, अशोका द ग्रेट, ये नाम सुना होगा। तो अशोक, जबकि आपने ध्यान ले, अशोक एक अनपढ़ राजा था, अनपढ़ था, यानी कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, कढ़ा था, ठीक है ना, ये मान लें। इसने भी इसी से प्रेरणा ली, अशोक ने भी सिकंदर से प्रेरणा लेकर और ये अभिलेख लिखा है। तो अब चूंकि अशोक तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसको तो किसी भाषा का ज्ञान था नहीं, लिख तो पाता नहीं था, लेकिन इसको लगा यार सिकंदर ने लिखाया तो बड़ा अच्छा काम किया यार, हम भी लिखाएं अपनी उपलब्धियां। तो ऐसे अभिलेखों में कुछ ही चीजें कहते हैं लिखाई जा सकती हैं, मुख्य मुख्य बातें, जैसे हमने कहाँ कौन विजय की, या हमारी शादी कब हुई, विवाह कब हुआ, ये दिखा सकते हैं कि मतलब राज्य की राजकुमारी विवाह करके हमने राज्य को बढ़ाया, ये मतलब होता था राजाओं की शादी करने का मतलब, ठीक है। या हमने कब कौन सी विजय की, मेरा जन्म कब हुआ, कब हम सिंहासन पर बैठे, मुख्य मुख्य बातें लिखा दी जाती हैं। या उसके जीवन में कोई और बड़ी घटना घटी हो, ठीक है ना, वो लिखा दी जाती है। तो इसने मुख्य मुख्य लिखाया। तो अभिलेख, इसने बहुत से अभिलेख लिखाए थे, लेकिन समय के रहते सब नष्ट हो गए। इसके वर्तमान में 13 शिलालेख हमको साबूत मिले हैं, 13 शिलालेख, यानी 13 एपिग्राफ, 13 एपिग्राफ, इसको बोलेंगे 13 एपिग्राफ, ठीक है ना। ये एज इट इज मिले हैं, एज इट इज मतलब सबूत, साबूत, साबूत, साबूत मतलब बिल्कुल टूटे फूटे नहीं है। बाकी सब कहते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण टूट गए, तो पत्थर है गिरेगा तो टूटेगा, तो ऐसे बहुत से अभिलेख टूट गए। 13 शिलालेख इसके मिले हैं, तो इनसे बहुत कुछ जानकारी मिलती है, इसके 13 अभिलेखों से बहुत जानकारी मिलती है। अब इसके अभिलेख जो थे ये पहले तो मिले तो कोई पढ़ ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो इसके जो अभिलेख हैं ये मैं मिटाता हूं थोड़ा। इसके अभिलेखों को खोजा एक पुरातत्वविद था, पुरातत्वविद थे टी पिंथेलर, टी पिंथेलर, टी पिंथेलर, टी पिंथेलर ने खोजा था अशोक के शिलालेखों को। किसने खोजा? टी पिंथेलर ने, बट ये पढ़ नहीं पाया। खोज तो लिया इसने, लेकिन ये पढ़ नहीं पाया कि ये क्या लिखा है। फिर इसने सर्च कराया कि भैया देखो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अशोक तो पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये जिस क्षेत्र में गया उसी क्षेत्र में इसको जो बंदा मिला उससे कहा भाई ये लिखना है, तुम लिख पाओगे? उसने कहा लिख दो। तो उसको जो भाषा आती थी उसने उसी भाषा में लिख दिया। अब उस भाषा को जानने वाले कम लोग, इसीलिए ये टी पिंथेलर पढ़ नहीं पाया। इसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जिसने इसके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की वो थे जेम्स प्रिंसेप। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन जेम्स, ठीक है। तो ये टी पिंथेलर ने खोजा था, टी पिंथेलर को अभिलेख मिले सबसे पहले किसके? अशोक के, लेकिन ये पढ़ नहीं पाया। इसमें इसको ये तो समझ में आया कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पाया। इसको पढ़ने में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सफलता प्राप्त की, वो थे जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, छोटी मोटी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अब देखो कि इसके बाद क्योंकि अशोक, हमने आपको बताया, ये मिटा दे रहा हूं, अशोक चूंकि खुद पढ़ा लिखा नहीं था,
ये हमने आपको बताया। इसलिए वो जिन क्षेत्रों में गया उन क्षेत्रों में जो जो लोग उसके मिलते गए, जो मिला उससे उसने कहा भाई ये हमारा मैटर लिख पाओगे, कहीं नाम लिख देंगे, कहीं मत ध्यान रखना अगर गलत हुआ तो सर कलम। तो उसको जो भाषा उसकी अच्छी पकड़ थी उसी भाषा में उसने लिख दिया। जैसे अपन लोग भी हैं बाईलैंग्वेज हैं, तो बाईलैंग्वेज हम इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए लिखो, अगर गलत हुआ तो तुम्हारा सर घर से अलग कर दिया जाएगा। तब क्या होगा, हम वो भाषा लिखेंगे जिसमें हमारी पकड़ जबरदस्त होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और भाषा हो। तो इस प्रकार से इसे लिखाया तो इसके अभिलेख कई भाषाओं में हो गए, क्योंकि जिसको जो भाषा आती थी वो लिख देता था, ठीक है ना। तो कई भाषाओं में इसके अभिलेख हो गए। तो ये माना था कि जो मिले हैं, साबूत मिले हैं, उसमें 4 भाषाएं थी, उसमें 4 भाषाओं में इसके अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक और प्राकृत। इसको यूनानी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक, प्राकृत, ये 4 भाषाओं में उसके लेख मिले। लेकिन एक बात कॉमन है बेटा, सब लोग याद रखना, ये चारों भाषाएं जो थी ये सिकंदर के अभिलेख से ही प्रेरित थी। क्योंकि उसने सबको, भाई हम भी कोई चीज दिखाते हैं ना, कोई चीज कराना होता है तो पहले सैंपल दिखाते हैं, देखो भाई हमको ऐसा ऐसा पिक्चर चाहिए, तो दूसरा जो है वो ऐसी पिक्चर दे के इसी के राउंड फिगर बनाएगा। तो उसने भी अभिलेख दिखाया, देखो ये सिकंदर का अभिलेख है, मुझे ऐसे लिखवाना है, वो देख लेगा हाँ ठीक है, तो वो फिर उसी फॉर्मेट को उसके दिमाग में रहेगा, उसी फॉर्मेट में थोड़ा वो धेर फेर करके बनाएगा। तो ये जो भाषाएं थी उसी भाषा को देख के लिखी गई। तो ये जो है ये भी माना जाता है, ये सारी भाषाएं जो हैं ये यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी को ग्रीक बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब ग्रीक भाषा से ही प्रेरित थी। तो 4 भाषाओं में उसके अभिलेख मिलते हैं, ये 4 भाषाएं, ठीक है ना। और अशोक का जो नाम है, अशोक का नाम, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो मैं यहाँ बता दे रहा हूं कि अशोक का नाम, अशोक के शिलालेखों में अशोक नहीं मिलता, इसका नाम, इसके अभिलेखों में अशोक का नाम, अशोक का नाम ये मिलता है अशोक देवानाम प्रियदर्शी। ये छोटा सा नाम अशोक का मिलता है, ये छोटा सा नाम है अशोक देवानाम प्रियदर्शी, ये मिलता है, ठीक है ना। अब इसी को शॉर्टकट में हम लोग अशोक कहते हैं, ठीक है ना। तो जब अखबार उसमें पेपर में जब क्वेश्चन आता है, तो पेपर जब क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है अशोक का नाम उसके अभिलेखों में क्या मिलता है, तो उसमें क्या करते हैं, अशोक नहीं लिखते हैं, लिखते हैं देवानाम प्रियदर्शी। तो देवानाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था, ठीक है ना। तो अशोक का नाम ये मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अभिलेखों की और शुरुआत हुई, और अभिलेखों के बारे में बहुत कुछ है जो हम आपको किसी क्लास में पूरे अभिलेख के बारे में बताएंगे कि अभिलेख कहाँ से कितने लिखे गए, क्या किए गए, और कौन कौन से अभिलेख मिले, उनसे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। अभी हमने इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके स्रोत के रूप में इसकी चर्चा कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और हिस्ट्री में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, ठीक है। टेक केयर।